अगर साथियों एमएसपी किसानों की सुरक्षा है तो भारत का किसान आज भी कर्ज में क्यों डूबा है। अगर सरकार एमएसपी तय करती है तो किसान अपनी फसल एमएसपी से कम दाम पर क्यों बेचता है। और अगर एमएसपी इतनी ज़रूरी है तो फिर भारत के 90% किसान एमएसपी पर फसल बेच ही क्यों नहीं पाते हैं। जरा आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इमेजिन कीजिए, अगर कल सुबह पूरे भारत में एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया जाए तो क्या सच में भारत के किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, या फिर एमएसपी सिर्फ एक राजनीतिक नारा है जो हर चुनाव में दोहराया जाता है। आज की वीडियो में साथियों हम एमएसपी की पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन शुरुआत किसी कानून से नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे एक किसान की कहानी से। साथियों एक किसान से शुरुआत करें तो आप एक सपोज करो कि यूपी का कोई किसान है और एक सुबह सर्दियों की हल्की धुंध एक किसान अपनी ट्रॉली में गेहूं की बोरियां लाता है, बोरियां लोड करता है और रात भर की मेहनत के बाद आज वो मंडी की तरफ निकल जाता है। उसके मन में साथियों एक उम्मीद है कि आज उसकी मेहनत की सही कीमत मिलेगी, लेकिन उसके मन में एक डर भी है कि अगर मंडी में कीमत एमएसपी से कम निकली तो वो क्या करेगा और क्या होगा। अगर व्यापारी कम दाम लगाए तो क्या होगा, और अगर सरकारी खरीद आज बंद हुई तो फिर क्या होगा। ये सब सवाल साथियों क्यों हैं? क्योंकि भारत के करोड़ों किसान हर साल यही डर लेकर खेती करते हैं और यहीं से शुरू होती है एमएसपी की असली कहानी। साथियों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एमएसपी को बहुत बारीकी से समझेंगे, एमएसपी का क्या फर्क पड़ने वाला है इसको भी जानेंगे। एमएसपी की कहानी साथियों एक ऐसी कहानी है जो हर किसान की कहानी है, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज से लगभग 60 साल पीछे 1960 का दशक था, भारत आजाद हो चुका था, लेकिन देश की एक बड़ी समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। साथियों समस्या थी भोजन की। जी हाँ, भारत में इतना अनाज पैदा नहीं होता था कि पूरे देश का पेट भरा जा सके। देश को गेहूं और चावल विदेशों से मंगाना पड़ता था और ये मदद साथियों आती थी अमेरिका से। जी हां, अमेरिका से एक योजना के तहत जिसका नाम था PL 480। आज ये सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन साथियों एक समय ऐसा था जब भारत खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और ये स्थिति किसी भी देश के लिए खतरनाक होती है, किसी भी घर के लिए खतरनाक होती है, किसी भी परिवार के लिए बहुत खतरनाक होती है जहां लोग खाने के लिए मोहताज हों और दूसरे पर डिपेंड हो। अगर कल विदेशी मदद रुक जाए तो क्या होगा, देश में भूखमरी फैल सकती है। यहीं से भारत ने एक बड़ा फैसला लिया, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी था साथियों किसानों को प्रोत्साहित करना। लेकिन किसान ज्यादा उत्पादन तभी करेगा जब उसे उसकी फसल का सही मूल्य मिलेगा, उसको दाम का भरोसा होगा। और साथियों यहीं से जन्म हुआ एमएसपी का। साल था 1965 का, भारत के कृषि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल। इसी साल साथियों सरकार ने दो बड़ी संस्थाएं बनाई। पहली संस्था थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI। साथियों FCI का जो मेन काम था वो किसानों से अनाज खरीदना था। जी हाँ, सरकार ने एक FCI संस्था बनाई थी जो लोगों से अनाज खरीदती थी और उसे देश के अलग अलग हिस्सों में वितरित करना। दूसरी संस्था बनी साथियों एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इस संस्था का काम था फसलों की कीमत तय करना। यही संस्था बाद में 1985 में कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी कि CACP बन गई। आज भी यही संस्था हर साल सरकार को सलाह देती है कि किस फसल की
एमएसपी क्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। साथियों, ये कमेटी सिर्फ सलाह देती है, अंतिम फैसला सरकार लेती है। यानी एमएसपी आर्थिक निर्णय कम और राजनीतिक निर्णय ज्यादा बन जाता है। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। नई तकनीकी, नए बीज, नई सिंचाई व्यवस्था और किसानों को भरोसेमंद कीमत के लिए एमएसपी, इन सब के कारण भारत में अनाज उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। 1970 के दशक तक भारत खाद्य संकट से काफी हद तक बाहर निकल चुका था। यानी कि अब भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर नहीं थी और धीरे धीरे साथियों भारत अनाज में आत्मनिर्भर बनता गया। ये साथियों भारतीय कृषि की सबसे बड़ी सफलता थी। ये हमारे किसानों की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन साथियों, हर सफलता अपने साथ एक न एक समस्या लेके आती है, कुछ ना कुछ समस्याएं लेके आती है। एमएसपी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में एमएसपी का उद्देश्य सिर्फ एक था, किसानों को न्यूनतम कीमत की गारंटी देना। लेकिन समय के साथ एमएसपी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनता गया। जी हाँ, और आज भी एमएसपी किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और राजनीति का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज एमएसपी सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं है, ये राजनीतिक बहस, किसान आंदोलन और चुनावी वादों का केंद्र बन चुकी है। लेकिन एमएसपी को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एमएसपी का मतलब सरकार हर किसान से हर फसल को एमएसपी पर खरीदती है। लेकिन साथियों, सच्चाई कुछ और है और वही सच्चाई आगे सबसे बड़े सवाल खड़े करती है। एमएसपी आखिर तय कैसे होती है और क्यों ज्यादातर किसान एमएसपी का फायदा उठा ही नहीं पाते। अब सवाल उठता है, एमएसपी आखिर तय कैसे होती है? क्या सरकार बस यूं ही फसलों के दाम तय कर देती है? जी बिल्कुल नहीं। एमएसपी तय करने की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के केंद्र में होती है एक संस्था जिसका नाम मैंने ऊपर बताया, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी CACP। हर साल एक नई फसल का मौसम आता है तो ये कमेटी किसानों की लागत का अध्ययन करती है, स्टडी करती है किसानों ने क्या इन्वेस्टमेंट किया और सरकार को सलाह देती है कि किस फसल की एमएसपी क्या होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है, क्योंकि खेती की लागत निकालने के 3 अलग अलग तरीके हैं और इन 3 तरीकों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पहला तरीका है A2 लागत। A2 लागत का मतलब है वो खर्च जो किसान नगद में करता है, जैसे किसान बीज खरीदता है, किसान खाद खरीदता है, किसान कीटनाशक या किसी को मजदूरी देता है, डीजल पेट्रोल खरीदता है और सिंचाई करता है। यानी कि खेती में जो सीधे पैसे लगते हैं वो A2 लागत होती है। फिर इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है A2 प्लस FL। यहाँ FL का मतलब है फैमिली लेबर, यानी कि परिवार की मजदूरी। क्योंकि साथियों भारत में अधिकतर खेती परिवार के लोग मिलकर करते हैं, इसलिए इस लागत में परिवार की मेहनत भी जोड़ दी जाती है। और तीसरा तरीका है C2 लागत। ये लागत सबसे व्यापक लागत होती है। इसमें A2 और फैमिली लेबर दोनों शामिल होते हैं, साथ ही जमीन का किराया, मशीनों की लागत और पूरी आर्थिक लागत शामिल होती है। यानी आप कह सकते हैं अगर किसान अपनी जमीन किराए पर देता है तो उसे जो पैसा मिलता है वो भी किसान की लागत माना जाता है, यानी किसान की लागत में शामिल होता है वो C2 कैलकुलेशन में। यहीं से साथियों एमएसपी की सबसे बड़ी बहस शुरू हुई, क्योंकि किसानों का कहना है एमएसपी तय होनी चाहिए, C2 लागत के आधार पर होनी चाहिए।
और उस पर कम से कम 50% मुनाफा जो मिलना चाहिए। ये सिफारिश भारत के सबसे प्रसिद्ध किसान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली कृषि आयोग ने दी थी। साथियों, स्वामीनाथन आयोग 2004 में बनाया गया था और 2006 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट की सबसे प्रसिद्ध सिफारिश थी MSP C2 लागत प्लस 50% किसानों का मुनाफा, जो किसान भी कह रहे हैं। अगर साथियों ये फॉर्मूला लागू हो जाए तो खेती नुकसान का सौदा नहीं रहेगी। लेकिन साथियों, आज तक किसी भी सरकार ने इस सिफारिश को पूरी तरह लागू नहीं किया। सरकार कहती हैं कि MSP तय करते समय A2 प्लस FL लागत और कुछ अन्य आर्थिक कारण देखे जाते हैं। लेकिन किसानों का सवाल है, अगर खेती की पूरी लागत नहीं जोड़ी जाएगी तो किसान मुनाफा कैसे कमाएगा? बिल्कुल शायद जायज है और आपकी इस पर क्या राय है ये कमेंट कर सकते हैं। यहीं से MSP की साथियों बहस शुरू होती है, आर्थिक मुद्दे से निकलकर राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। सरकार हर साल 23 फसलों की MSP की घोषणा करती है। इसमें शामिल है गेहूं की फसल, धान की फसल, मक्का, ज्वार और बाजरे की फसल। इसमें चना भी शामिल है, अरहर शामिल है, मसूर शामिल है, सरसों शामिल है, सोयाबीन शामिल है और सूरजमुखी, कपास और अन्य कई फसलें शामिल हैं। सुनने में साथियों ऐसा लगता है कि सरकार हर फसल पर किसानों को सुरक्षा दे रही है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। क्योंकि MSP घोषित करना और MSP पर खरीद करना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। भारत में सरकारी खरीद मुख्य रूप से सिर्फ 2 फसलों की होती है, जो है गेहूं और धान की, और वो भी कुछ खास राज्यों में होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी वेस्ट में, यानी यूपी वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इन राज्यों में सरकारी खरीद बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन देश के कई राज्यों में MSP की घोषणा सिर्फ कागज पर रह जाती है। अब एक और चौंकाने वाला तथ्य समझिए। भारत में लगभग 14 करोड़ किसान हैं, लेकिन MSP का सीधा फायदा करीब 6 से 7% किसानों को ही मिल पाता है। यानी कह सकते हैं 90% से ज्यादा किसान MSP का लाभ नहीं ले पाते। अब सवाल उठता है, अगर MSP है तो किसान MSP से कम कीमत पर फसल क्यों बेचता है? इसके साथियों कई कारण हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पहला कारण है सरकारी खरीद सीमित है। सरकार हर किसान से हर फसल नहीं खरीद सकती। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है भंडारण की समस्या। भारत में आज भी साथियों किसानों के पास पर्याप्त गोदाम नहीं है, कोई स्टोरेज सेंटर नहीं है। किसान फसल को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकता, लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि उसे तुरंत पैसे चाहिए कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि हमारे देश का किसान पहले से बहुत कर्जे में है, बीज खरीदने के लिए और घर चलाने के लिए। इसलिए साथियों वो मजबूरी में फसल बेच देता है। और इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है मंडी व्यवस्था। कई राज्यों में तो मंडियां बहुत कम है, या फिर मंडी है ही नहीं, या अगर है भी तो किसानों के घर से या गांव से बहुत दूर है। वहां तक फसल ले जाना खर्चीला भी काम है, मतलब जितना उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा फसल को ले जाने का खर्चा आ जाएगा, और जोखिम भरा भी है। इसका चौथा सबसे बड़ा कारण है बिचौलिए। साथियों भारत की कृषि व्यवस्था में बिचौलियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये व्यापारी कई बार किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद लेते हैं, क्योंकि साथियों किसानों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होता। ना तो वो स्टोर कर सकता है, ना दूर ले जा सकता है, ना उसके पास बैकअप कोई प्लान होता है।
और यहीं से एक और बहस शुरू होती है, क्या एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया जाना चाहिए? साथियों, कई किसान संगठन इसकी मांग करते हैं कि एमएसपी कानूनी गारंटी होनी चाहिए, यानी कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद ही ना सके। साथियों, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सरकारें इस मांग से बचती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एमएसपी कानूनी अधिकार बन गया, अगर एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और यही वो बिंदु है जहां एमएसपी की बहस और जटिल हो जाती है और कठिन हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ किसानों की आय का सवाल नहीं है, ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एमएसपी भारत के किसानों की सभी समस्याओं का समाधान है? सच्चाई साथियों शायद थोड़ी कड़वी है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की कृषि समस्या सिर्फ कीमत की समस्या नहीं है, ये कई जटिल समस्याओं का मिश्रण है। सबसे पहली समस्या छोटे खेत। भारत में लगभग 86% किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब जरा आप सोचिए कि अगर किसी किसान के पास सिर्फ 1 या 2 एकड़ जमीन हो, तो क्या उसे सिर्फ एमएसपी उसकी आय दोगुनी कर सकती है? साथियों, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी जमीन पर खेती की लागत ज्यादा होती है बड़ी जमीन के अपेक्षा, और मुनाफा कम होता है। दूसरी समस्या है खेती की लागत। आज किसानों के लिए खेती करना पहले से महंगा हो चुका है। उसकी बजाय महंगा बीज, खाद भी महंगी हो चुकी है, डीजल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, महंगे कीटनाशक और सिंचाई की लागत लगभग पहले से 2 गुनी 4 गुनी बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर एमएसपी थोड़ी बढ़ भी जाए, तो भी किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदलती। तीसरी सबसे बड़ी समस्या सिंचाई। भारत की लगभग आधी खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश कम हुई तो फसल खराब हो जाएगी, या बारिश बहुत ज़्यादा होगी तब भी फसल खराब हो सकती है। यानी कि किसान आज भी प्रकृति के भरोसे है और प्रकृति के भरोसे ही खेती करता है। चौथी सबसे बड़ी समस्या भंडारण। भारत में साथियों हर साल लाखों टन अनाज खराब हो जाता है, क्योंकि पर्याप्त गोदाम नहीं है, पर्याप्त स्टोरेज सेंटर नहीं है। किसानों के पास फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। पांचवी सबसे बड़ी समस्या साथियों बाजार। भारत का किसान अपनी फसल सीधे उपभोक्ता को नहीं बेच सकता, जो कंज्यूमर है उस तक किसान की फसल डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसे साथियों उस फसल को मंडी में बेचना पड़ता है, व्यापारी और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और यही साथियों भारत की कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन सबसे कम मुनाफा किसान को मिलता है। और साथियों इसी वजह से आज भारत का युवा खेती से दूर हो जाता है। कई किसान परिवार चाहते हैं कि उनके बच्चे खेती ना करें, क्योंकि खेती अब लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर एमएसपी इतनी जरूरी है कि देश के हर राज्य में सरकारी खरीद क्यों नहीं होती है? अगर एमएसपी किसानों की सुरक्षा है तो 90% किसान एमएसपी पर फसलें क्यों नहीं बेच पाते हैं? अगर सरकार किसानों के साथ है
तो स्वामीनाथन आयोग की पूरी सिफारिशें आज तक लागू क्यों नहीं हुई? अगर साथियों एमएसपी किसानों की आय बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है, तो भारत में किसानों की आत्महत्या अवधि क्यों हो रही है? ये सवाल साथियों सिर्फ सरकार से नहीं, ये पूरी व्यवस्था से है। क्योंकि भारत की कृषि व्यवस्था आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ एमएसपी समाधान नहीं, किसानों को चाहिए बेहतर बाजार, बेहतर भंडारण, बेहतर तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और निर्यात के अवसर। अगर साथियों किसान सिर्फ कच्चा अनाज बेचने की बजाय प्रोसेस्ड फूड बेच सकें तो उनकी आय कई गुना बढ़ सकती है। अगर किसान सीधे बाजार से जुड़ सकें तो बिचौलियों की भूमिका कम हो सकती है, उसका डायरेक्ट मुनाफा किसानों को मिल सकता है। अगर कृषि में नई तकनीकी आए तो उत्पादन और आय दोनों बढ़ सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए साथियों नीति चाहिए, निवेश और राजनीतिक इच्छा शक्ति, तीनों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि साथियों भारत की कृषि सिर्फ एक आर्थिक क्षेत्र नहीं है, ये देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जीविका से जुड़ी हुई है। और शायद साथियों यही वजह है कि एमएसपी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन किसानों का भविष्य सिर्फ एमएसपी पर निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। जरूरत है एक व्यापक कृषि सुधार की, जहां किसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन के लिए खेती करे। और जब तक साथियों भारत का किसान सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक भारत की आर्थिक प्रगति बिल्कुल अधूरी रहेगी। क्योंकि भारत आज भी गांवों का देश है, देहात का देश है, विलेज का देश है। और भारत की आत्मा आज भी किसानों में बसती है। और अगर साथियों आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा, आपको जानकारीपूर्ण लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और ऐसे ही गहराई से समझने के लिए कमेंट करिए और अपॉलिटिकल अमरीन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।